हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी क्लासेस में स्वागत करती हूं। आज के इस नए वीडियो में जो है यूपीएचईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2014 का पार्ट 1 जो मैंने अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना जॉन लॉक ने नहीं की थी? ए पर्सियन लेटर, बी सहिष्णुता पर पहला पत्र, सी शासन पर 2 प्रबंध, डी कैरोलीन के संविधान के मूल तत्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पर्सियन लेटर। पर्सियन लेटर जॉन लॉक की रचना नहीं है, बल्कि यह मॉन्टेस्क्यू की रचना है। यह मॉन्टेस्क्यू की प्रथम रचना है, जबकि सहिष्णुता पर पहला पत्र 1689, शासन पर 2 निबंध 1690 एवं कैरोलीन के संविधान के मूल तत्व 1692 जॉन लॉक की रचना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया है? ए द इमाइल 1762 में प्रकाशित हुई है, बी न्यू हेलोइजे 1761, सी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762, डी डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी 1755। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा दी है, जबकि द इमाइल रूसो की शिक्षा से संबंधित ग्रंथ है, जिसमें रूसो ने अपने शैक्षिक विचार को प्रतिपादित किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डेविड एप्टर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक विश्लेषण की महत्वपूर्ण परंपरा नहीं है? ए संस्थावाद, बी बहुलवाद, सी संरचनावाद, डी एक सदनवाद। तो जैसा कि आप लोगों को ऑप्शन से ही समझ में आ रहा होगा कि एक सदनवाद कोई विचारधारा नहीं है, ना ही कोई विश्लेषण की एक परंपरा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी नहीं है? ए ग्रीन, बी दुर्खीम, सी वेबर, डी मार्क्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रीन। टी.एच. ग्रीन संरचनावादी विचारक नहीं हैं, बल्कि यह एक आदर्शवादी विचारक हैं। ग्रीन ने राज्य के आदर्शवादी स्वरूप को स्वीकार किया है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने विचारधारा को भ्रामक चेतना कहा? ए डेविड ईस्टन, बी मार्क्स, सी वेबर, डी कार्ल डायच। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। मार्क्स ने विचारधारा को भ्रामक चेतना की संज्ञा दी है। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं मार्क्स। ये एक राज्य विहीन एवं वर्ग विहीन समाज की परिकल्पना करते हैं, जिसमें विचारधारा का कोई स्थान ना हो। राज्य विहीन समाज की परिकल्पना इसलिए करते हैं क्योंकि राज्य जो है, इनका मानना है कि राज्य अमीरों की कार्यकारिणी है, इसलिए राज्य गरीबों का शोषणकारी यंत्र है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए तुलनात्मक राजनीति आदर्श राज्य की स्थापना करती है, बी तुलनात्मक राजनीति विश्व को कम भ्रांतिपूर्ण बनाती है, सी तुलनात्मक राजनीति इस पूर्वाभास में मदद करती है कि विश्व किस ओर अग्रसर है, डी तुलनात्मक राजनीति उन संस्थाओं और प्रथाओं को बनाती है जो हमारी अपनी से बेहतर या बदतर है। गलत कथन पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए
तुलनात्मक राजनीति आदर्श राज्य की स्थापना करती है, ये कथन गलत है, जबकि ये तीनों कथन सही है। तुलनात्मक राजनीति आदर्श राज्य की स्थापना करती है, यह कथन सही नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म व डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? ए. शुम्पीटर, बी. मोस्का, सी. मिचेल्स, डी. रॉबर्ट डहल। जिसने पिछला वीडियो देखा होगा उसको पता होगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में इस पुस्तक के रचनाकार का नाम बताया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शुम्पीटर। शुम्पीटर एक विशिष्ट वर्गवादी या अभिजनवादी लोकतंत्र के समर्थक हैं। जो अभिजनवादी विचारधारा है ये लोकतंत्र को निरर्थक मानती है या लोकतंत्र को दिखावा मात्र मानती है। शुम्पीटर का विचार है कि जो लोकतंत्र है ये बाजार के समान होता है। जैसे बाजार में खरीद फरोख्त होती है, वैसे ही लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि जब चुनाव में वोट मांगने के लिए उतरते हैं तो वो सौदेबाजी की तरह वोट मांगते हैं, और जनता जो है जिस प्रतिनिधि को अपने हित के अनुरूप पाती है उस प्रतिनिधि को अपना वोट देती है। तो ये बाजार व्यवस्था पर आधारित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में किसका प्रकार्य हित स्पंदन है? ए. गैर सरकारी संगठन, बी. नागरिक समाज, सी. दबाव समूह, डी. न्यायपालिका। मैंने इस दबाव समूह के कॉन्सेप्ट को भी पिछले वीडियो में समझाया था। इसका सही आंसर है सी, दबाव समूह, क्योंकि ये हित स्पंदन अपने हित को पाने के लिए सरकार पर या नीति निर्माता पर दबाव डालते हैं, जिसमें इनके द्वारा लॉबी करना, गोष्ठी करना, हड़ताल, बंद, संसद सदस्यों से संपर्क स्थापित करने जैसे साधनों को अपनाया जाता है दबाव डालने के लिए। फाइनर ने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। हमारा अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण के रूप में संस्थापरकवाद इस तथ्य से सीमित है कि ए. शक्ति धारक जो निर्णय लेते हैं वे संस्थागत मानकों द्वारा स्वीकृत होते हैं पर निर्धारित नहीं। दूसरा, सभी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती है। तीसरा, सभी देशों में लिखित संविधान नहीं होता है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो हमें कूट को देखना है। तो आप लोग कूट को देखकर अपना आंसर टिक करिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल 1 और 2। इसका मतलब कि 1 और 2 सही कथन है, जबकि ये कथन गलत है। तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण के रूप में संस्थापरकवाद इस तथ्य से सीमित है कि शक्ति धारक जो निर्णय लेते हैं वे संस्थागत मानकों द्वारा स्वीकृत होते हैं पर निर्धारित नहीं, क्योंकि सभी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राजनीति शास्त्री ने सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विभेदीकरण, आर्थिक परिवर्तन व राजनीतिक परिवर्तन को आधुनिकीकरण की विशेषताएं माना है? ए. एस.एन. आइसेस्टास, बी. एडवर्ड सिल्स, सी. रूडोल्फ, डी. डेविड एप्टर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एस.एन. आइसेस्टाट। इन्होंने सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विभेदीकरण, आर्थिक परिवर्तन व राजनीतिक परिवर्तन को आधुनिकीकरण की विशेषता माना है। कभी कभी इसको क्रम में लगाने के लिए भी बोला जाता है, इसलिए आप इसको क्रम के अनुसार याद कर लें। डेविड एप्टर एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक एवं समाजशास्त्री थे। ये तुलनात्मक राजनीति के भी विशेषज्ञ थे। द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन इनकी प्रमुख रचना है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है? ऑप्शन ए इल्चमैन, बी रूडोल्फ, सी लॉसवेल, डी गोल्डहैमर। तो इस प्रश्न को आयोग ने निरस्त कर दिया था क्योंकि इसमें दो ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। ये दोनों विकास की अवधारणा से संबंधित हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुबर्ट द्वारा प्रशासकों की कोटियों में सम्मिलित नहीं किया गया? ए लोकतांत्रिक, बी विवेकशील, सी आदर्शवादी, डी वास्तविकतावादी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लोकतांत्रिक। इन्होंने लोकतांत्रिक अवधारणा को शामिल नहीं किया है प्रशासकों की कोटि में, जबकि विवेकशील, आदर्शवादी और वास्तविकवादी को इन्होंने शामिल किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चुनाव सुधारों हेतु भारत में किस वर्ष जगन्नाथ राव समिति का गठन किया गया? ए 1970, बी 1971, सी 1972, डी 1973। एकदम नज़दीकी ऑप्शन दिया गया है। अगर बिल्कुल भी कन्फ्यूजन होगा तो आप कन्फ्यूजन की स्थिति में इसका सही आंसर टिक नहीं कर पाएंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसलिए ऐसे याद करें कोई भी प्रश्न की कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, अन्यथा बहुत ही नज़दीकी ऑप्शन देने में गलती हो सकती है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1972 में सबमिट की थी। चुनाव सुधार के लिए तारकुंडे समिति की भी स्थापना की गई थी। आप लोगों को पता होगा कि ये समिति किसने स्थापित की थी। इस समिति की स्थापना 1974-75 में की गई थी। इस समिति की स्थापना जेपी या जयप्रकाश नारायण ने की थी। इस समिति ने राजनीतिक दलों में पारदर्शिता लाने की सिफारिश की। इसके अलावा दिनेश गोस्वामी समिति भी चुनाव सुधार से संबंधित समिति है। दिनेश गोस्वामी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पॉलिटी ऑफ द डेवलपिंग एरिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए नॉर्बर्ट विनर, बी रॉबर्ट नॉर्थ, सी कार्ल डायच, डी आलमंड और कॉलमैन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आलमंड और कॉलमैन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ग्रामसी शासक वर्ग की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सर्वोच्चता पर अधिक बल देता है। दूसरा, ग्रामसी के अनुसार वर्ग व्यवस्था केवल असमान आर्थिक और राजनीतिक शक्ति पर आधारित है। तीसरा, ग्रामसी का कहना है कि नागरिक समाज द्वारा ही पूंजीवादी वर्चस्व के मूल्यों और मान्यताओं का प्रसार किया जाता है। उपर्युक्त कथनों से कौन सा या कौन से कथन सही है? ए केवल पहला और दूसरा, बी केवल दूसरा और तीसरा, सी केवल तीसरा, डी केवल पहला और तीसरा। आपको सही कथन चुनना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा। ग्रामसी के अनुसार दूसरा और तीसरा सही है, जबकि पहला कथन गलत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो ये ग्रामसी हैं इन्होंने प्राधान्य की संकल्पना दी है और समाज में वर्ग विभाजन, आय के असमान वितरण के कारण को प्राधान्य की संकल्पना के अंतर्गत रखते हैं। इनका मानना है कि यह व्यवस्था पूंजीवादी विचारधारा की देन है। पूंजीवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार
नागरिक समाज द्वारा किया जाता है। यानी कि नागरिक समाज जो है वो पूंजीवादी विचारधारा का संरक्षक होता है, और जो नागरिक समाज है ये राज्य के पीछे खड़े किले के समान होता है जो राज्य की रक्षा करता है। इसलिए पहले राज्य को हटाने के लिए हमें इस किले रूपी नागरिक समाज को हटाना होगा, और नागरिक समाज को हटाने के लिए ये स्थितिक युद्ध की संकल्पना देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विकास के परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? ए फ्रेडरिक लिस्ट, बी स्मिथ, सी रिकार्डो, डी माल्थस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रेडरिक लिस्ट, जबकि स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बेंथम का मानना था कि मनुष्य उपयोगिता की अधिकाधिक वृद्धि करते हैं। दूसरा, बेंथम महिलाओं के मताधिकार पर पुरजोर समर्थन करते थे। तीसरा, दार्शनिक उग्रवादी बेंथम के अनुयायी थे। तो हमें इनमें से सही कथन का चुनाव करना है। आप लोग कोड को देख सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल पहला और तीसरा, क्योंकि जो बेंथम है ये महिलाओं के मताधिकार को का समर्थन नहीं करते हैं बल्कि विरोध करते हैं। इसके अतिरिक्त बेंथम एक व्यक्ति को एक वोट देने की बात करते हैं। एक व्यक्ति को केवल एक वोट, 1 पर्सन 1 वोट। बेंथम बहुत ही इम्पोर्टेंट विचारक हैं। पिछले क्वेश्चन पेपर में भी बेंथम के बारे में हमने डिस्कशन किया था। ये उपयोगितावाद के प्रतिपादक हैं। बेंथम ने यह बताया कि व्यक्ति अपने सुखों में वृद्धि करना चाहता है। बेंथम का दर्शन दार्शनिक उग्रवाद के नाम से भी जाना जाता है। बेंथम दार्शनिक उग्रवादी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अध्यक्षात्मक व संसदीय प्रणालियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? ए भारत, बी कनाडा, सी फ्रांस, डी इंग्लैंड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस। भारत संसदीय शासन, इंग्लैंड भी संसदीय शासन। भारत में संघात्मक शासन, कनाडा भी संघात्मक शासन, जबकि इंग्लैंड में एकात्मक शासन है। हमारे भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा से प्रभावित है। इसके अतिरिक्त अध्यक्षात्मक या संसदीय प्रणालियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यानी कि अर्ध अध्यक्ष भी प्रणाली से कहते हैं, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली फ्रांस के अतिरिक्त ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और पुर्तगाल में भी है। कहाँ कहाँ है अर्ध अध्यक्षात्मक या संसदीय प्रणाली? पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस में आपने देखा ही। तो आप इसका डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा के निर्वाचन में मतदान प्रतिशत कितना था? ऑप्शन ए 68.4, बी 67.4, सी 66.4, डी 65.4। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 66.4। 16वीं लोकसभा 2014 में संपन्न
हुआ था, जिसमें भाजपा ने पूर्ण बहुमत से विजय हासिल की थी। ये 16वीं लोकसभा में बीजेपी का पूर्ण बहुमत से विजयी होना 30 वर्ष बाद, यानी कि 1984 के बाद 30 वर्ष बाद किसी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। यानी 1984 के बाद 30 वर्ष बाद फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार सत्ता में वापस आई। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें दो सूचियों का मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 का। तो आप लोग इसके कोड को भी देख सकते हैं। जे.एस. मिल सामाजिक समझौता, हॉब्स सीजर बोर्गिया का राज्य शिल्प, मैकियावेली वर्ग संघर्ष, मार्क्स महिला मताधिकार एवं श्रमिक सहकारी संस्थाएं। इसका मिलान हम लोग कर लेते हैं। जे.एस. मिल ने महिला मताधिकार एवं श्रमिक सहकारी संस्थाओं का समर्थन किया है। सामाजिक समझौता का सिद्धांत हॉब्स, इसके अतिरिक्त लॉक और रूसो भी हैं समझौतावादी विचारकों में। सीजर बोर्गिया का राजशिल्प मैकियावेली से संबंधित है। वर्ग संघर्ष मार्क्स का प्रमुख विचार है। इस प्रकार से इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर व्यवहारवाद की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है। व्यवहारवाद के लिए खतरे के रूप में, बी व्यवहारवादी शोध के प्रसार के रूप में, सी परंपरावादी दृष्टिकोण की समालोचना के रूप में, डी संरचनावादी प्रकारवादी दृष्टिकोण के अग्रदूत के रूप में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये खतरा नहीं है, व्यवहारवादी शोध के प्रसार के रूप में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान में परंपरागत सिद्धांतों के विरुद्ध आंदोलन चला था, जिसे व्यवहारवादी आंदोलन कहा जाता है। इसमें राजनीति विज्ञान के अध्ययन को वैज्ञानिक प्रविधियों के माध्यम से अध्ययन करवाने का प्रयास किया गया था या वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया गया था। किंतु जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजनीति विज्ञान जो है ये मानव व्यवहार पर आधारित है और मानव व्यवहार बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तित होता रहता है, इसलिए विज्ञान की तरह प्रविधियों का इस्तेमाल करके इसमें हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसके प्रति उत्तर में उत्तर व्यवहारवाद को लाया गया था। व्यवहारवाद को डेविड ईस्टन ने लाया था और उत्तर व्यवहारवाद भी डेविड ईस्टन के द्वारा ही लाया गया। इसका मतलब कि ये प्रसार है, ना कि खतरा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? ए 121, बी 119, सी 117, डी 90। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 119। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 जून, इसलिए आप लोगों को याद होगा क्योंकि सबसे लास्ट में बना राज्य यही है। इसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, लेकिन सबसे आखिरी राज्य तेलंगाना ही है। तो ये 2 जून 2014 को 29वें राज्य के रूप में, अब जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद 28 राज्य बचे हैं। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। वर्तमान में 28 स्टेट और 9 संघ शासित प्रदेश हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड मैकाले, सी लॉर्ड इरविन, डी लॉर्ड लिटन। इसका सही आंसर है ऑप्शन
डी लॉर्ड लिटन 1878 ईस्वी में। इस कानून का प्रमुख उद्देश्य था भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं पर कड़ा नियंत्रण रखना। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। इसमें कोट भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। कथन ए है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व का साधारणतया बहुदलीय व्यवस्था से संबंध होता है। कारण आर है, इस व्यवस्था में छोटे दलों के लिए कुछ सीट प्राप्त करना आसान होता है। अगर सही से आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है तभी आप लोग कथन और कारण वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसके दोनों के बीच में हमें आंसर का पता लगाने के लिए क्योंकि का प्रयोग करना पड़ता है। क्योंकि कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व का साधारणतया बहुदलीय व्यवस्था से संबंध होता है, क्योंकि इस व्यवस्था में छोटे दलों के लिए कुछ सीटें प्राप्त करना आसान होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सत्य हैं, दोनों सही हैं, तथा आर और ए की सही व्याख्या है। पहले आप लोगों को यह निश्चय करना होता है ऐसे क्वेश्चन में कि क्या कथन ए सही है, फिर ये देखना होता है कि क्या कथन बी भी सही है, कारण आर भी सही है। तो अब आपके पास दो संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि इसमें दिया है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। अगर दोनों सत्य है तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। डी ए असत्य है परंतु आर सत्य है, अगर दोनों सत्य कथन है तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। तो आपके पास दो संभावनाएं बचती हैं। अब हम क्योंकि का सवाल करके पढ़ेंगे, तब अगर हमें पता है पहले से कुछ नॉलेज है इसके बारे में तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि सही व्याख्या है या नहीं। उसके आधार पर हम दोनों कथनों में से एक का चयन कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मानने के लिए कारण है कि राष्ट्र का युग अब समाप्ति की ओर है। कारण आर, राष्ट्रवाद के कारण नए राज्यों का जन्म, साम्राज्यों के विघटन और सीमाओं का पुनर्निर्धारण हुआ है। इसका सही आंसर आप लोग चूज करिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यह मानने के लिए कारण है कि राष्ट्र का युग अब समाप्त की ओर है, क्योंकि राष्ट्र के कारण नए राज्यों का जन्म, साम्राज्यों के विघटन। तो राज्य का युग समाप्ति की ओर है, इसका कारण ये नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विदेश नीति में अधिकतम राष्ट्रीय स्वायत्तता के सिद्धांत की पुष्टि गुटनिरपेक्ष आंदोलन है। कारण आर, बगैर अपनी पहचान को खोए विश्व के विभिन्न देशों के मध्य अंतरक्रिया गुटनिरपेक्षता की भावना ने की थी। कोट को देखकर आप लोग अपना आंसर टिक करिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। यहाँ हम क्योंकि का सवाल करते हैं। विदेश नीति में अधिकतम राष्ट्रीय स्वायत्तता के सिद्धांत की पुष्टि गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, क्योंकि बगैर अपनी पहचान को खोए विश्व के विभिन्न देशों के मध्य अंतरक्रिया गुटनिरपेक्षता की भावना ने की थी। आप लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय स्वायत्तता, गुटनिरपेक्षता क्या चाहता था? दो गुट, एक यूएसए के नेतृत्व में था, दूसरा यूएसएसआर के नेतृत्व में था। इन दोनों में गुटों में शामिल न होकर नए देशों ने, नए जो स्वतंत्र राष्ट्र थे, उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी, जो दोनों गुट से निरपेक्ष था।
तो बगैर अपनी पहचान खोए। इन्होंने ये गुट निरपेक्षता क्यों लाया था? ताकि दोनों गुट में शामिल हुए बगैर, यानी कि अपनी पहचान खोए बिना विश्व के विभिन्न देशों की अंतर्क्रिया। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक कथन ए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण द्वारा उस निर्धनता को कम करने की संभावना कम है जो उप क्षेत्रों या मोहल्लों के बीच विषमताओं से उत्पन्न होती है। कारणार, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप निम्न स्तरों पर सशक्त इकाइयों का अभिजनों द्वारा प्रग्रहण हो सकता है। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये असत्य है परंतु आर सत्य है। आपको इस कथन को याद कर लेना है। जितने भी कथन कारण वाले क्वेश्चन हैं, इनके कथनों को आप लोगों को याद कर लेना है। ये गलत है। जबकि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप निम्न स्तरों पर सशक्त इकाइयों का अभिजनों द्वारा प्रग्रहण हो सकता है, ये कथन सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी साधनों का समर्थन नहीं किया? ए, मणिबेन पटेल, बी, दुर्गा भाभी, सी, सत्यवती देवी, डी, खुर्शीद बहन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मणिबेन पटेल। मणिबेन पटेल ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी साधनों का समर्थन नहीं किया है। यह भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी थीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हम अपने अगले क्वेश्चन को 2 पार्ट में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? ए और बी, अरबिंदो, एम के गांधी कुछ रचनाएं दी गई हैं। इसका बचा हुआ पार्ट, श्रीमन नारायण, के पी करुणाकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन। ये रचना के पी करुणाकरण की नहीं है, ये कौशल किशोर मिश्र की रचना है। कौशल किशोर। जबकि के पी करुणाकरण की रचना का नाम है या टाइटल है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन। मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप लोग चाहें तो इसके आंसर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ए, टी टी कृष्णामाचारी, बी, एच सी मुखर्जी, सी, बी एन रॉय, डी, के एम मुंशी। तो आप लोग अपना आंसर चूज करिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वी एन रॉय। वी एन रॉय भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बल्कि ये संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधन नहीं कर सकती है? ए, अनुच्छेद 100 का 3, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 312। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद
312। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 नवीन अखिल भारतीय सेवाओं के गठन से संबंधित है। यानी जो यूपीएससी के तहत पेपर होता है, अभी 3 ही सर्विस है, इसमें अगर कोई चौथी सर्विस ऐड करनी होगी तो उसके लिए हमें अनुच्छेद 312 में संशोधन करना पड़ेगा और इसका अधिकार राज्यसभा के पास होता है। केवल इस संबंध में विधेयक राज्यसभा ही ला सकती है और इस विधेयक का 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी होता है। इसके अलावा अनुच्छेद 54, 55, 73, 162, 241, 368 तथा 7वीं अनुसूची की कोई सूची संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व आदि में भारतीय संसद साधारण विधि से संशोधन नहीं कर पाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विषय संघ सूची का विषय नहीं है? ए विवाह एवं तलाक, बी नागरिकता, सी बैंकिंग, डी अंतर्राज्य व्यापार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विवाह एवं तलाक। ये विवाह एवं तलाक समवर्ती सूची का विषय है, ना कि संघ सूची का। जबकि अन्य विषय जैसे नागरिकता, बैंकिंग और अंतर्राज्यीय व्यापार ये संघ सूची से संबंधित विषय है। भारतीय संविधान में 3 सूचियां दी गई हैं। पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची है, तीसरी समवर्ती सूची है। संघ सूची से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ को होता है। राज्य सूची से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है। जबकि समवर्ती का मतलब है साथ साथ चलना, तो इसका मतलब है समवर्ती सूची पर राज्य और संघ सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन विवाद की स्थिति में मान लीजिए दोनों ने कानून बना दिया किसी विषय पर, तो विवाद उत्पन्न होगा, तो ऐसी स्थिति में संघ का कानून प्रभावी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? ए 14, बी इसे आप लोग 10 बना लीजिए, 10, सी 9, डी 7। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इस प्रश्न को भी उत्तर प्रदेश यूपीएचईएससी ने डिलीट किया था क्योंकि इसका ऑप्शन सही नहीं है। अब तक उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। पहली बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 को लागू किया गया था, जबकि दूसरी बार 2002 में लागू किया गया था। 2002 के बाद से अब तक कोई भी राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम अब अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और मेरे चैनल अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक भी करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।